स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। एक छोटी सी बेवफाई पंजाबी कहानी जसवीर सिंह राणा। बाकी सभी ने चिता में तिनके तोड़कर फेंक दिए थे, मगर मैं नहीं फेंक पाया था। यदि तिनका तोड़कर फेंकने से ही मरने वाले के साथ संबंध टूट जाता तो हरमीत आज भी मेरे भीतर जीवित क्यों था? वह तो उस दिन भी नहीं मरा था जिस दिन उसकी मृतक काया मेरे सामने पड़ी थी। मैं सुन्न बैठा था। वहां बैठे संबंधी खाना खा रहे थे। खाना परोसने वालों ने जैसे ही मेरी सामने खाने की थाली रखी, मेरी रूह कांप गई। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे, खाना क्यों नहीं? मर गए के साथ मरा तो नहीं जाता। जितना खाना खाना है खा लो। चिता को अग्नि देने के लिए एकत्रित हुए संबंधी मुझे समझाने लगे। मैं आंसू पोंछने लगा। कोई यह तो समझाओ कि मृतक के पास बैठकर कोई खाना कैसे खा सकता है? लो, खाना खा लो, चिंता मत करो, रिश्ता भी मिल जाएगा। रवनीत की आवाज से उसके ख्यालों की लड़ी टूट गई। वह खाने की थाली ली खड़ी थी। उसका चेहरा अपने भाई हरमीत जैसा था। जब भी वह मुझे अपने भाई की मौत में गमगीन बैठे देखती, उसकी आंखों में मरे सपनों की चिता जलने लगती। अपनी आंखों से ध्यान हटाने के लिए उसने घरते हैं हंस कर कहा, लो, अब पकड़ो भी। थाली वाला हाथ पीछे करके उसने अपना गोरा हाथ आगे कर दिया। उसका हाथ थाम मैंने उदास मन से खाने की थाली ले ली। मुझे खुश करने के लिए वह तिरछी सी मुस्कुराई। देखो, रिश्ता ढूंढते ढूंढते तुम्हारा चेहरा भी वर की जरूरत के विज्ञापन जैसा हो गया है। उसकी चुहल देखकर मैं उदास हो गया। मुंह में डाला ग्रास वहीं अटक गया। मैंने थाली लौटाते हुए कहा, बस, और भूख नहीं। आपकी भूख क्यों मर गई है? मेरी भूख कम होते देख रवनीत फ्रिक में डूब गई। वह बहुत सुंदर थी। जिस समय किसी चिंता में डूबी होती तब और भी सुंदर लगती। बात करने का सलीका, काम करने का तरीका, उसकी हर अदा में तहजीब थी। वह मुझे फूलों के समान रखती। जब कोई जिम्मेवारी निभानी होती वह कहती, जिम्मेवारी किसी अकेले की नहीं होती, दोनों में से जो भी निभा दे वह दूसरे के प्रति जिम्मेवार हो जाता है। बात सिर्फ जिम्मेवारी निभाने की नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार प्रकट करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे खाना खाना और खिलाना भी प्यार करना ही है। थाली लिए जाते हुए वह पीछे मुड़कर प्यार से देखने लगी। जिस समय वह समझदारी भरी बातें करती, उसकी आंखों की ओर देखकर साहिल कहती, मुझे तो भाभी जैसा लड़का चाहिए बस। और मुझे, चलो छोड़ो। रसोई में घुसते हुए रवनीत ने होंठ काटते हुए कहा, तुमने कुछ कहा? मेरी आवाज उसकी पीठ से जा टकराई। नहीं, मुझे लगा जैसे आपने कुछ कहा। पानी का गिलास लाते हुए वह खिलखिलाकर हंसी। यह तेजाबी रिश्तों का साइड इफेक्ट है जनाब। उसकी बात सुनकर मैंने पानी का गिलास खाली कर दिया। खाली गिलास पकड़ वह बीमारी की पड़ताल करने के अंदाज में बोली, रिश्तों की तरह आजकल यह भी तेजाबी हो गया है, इसलिए पानी पीने से तेजाब घटता नहीं बढ़ता है। डॉक्टर द्वारा अधिक पानी पीने की हिदायत को काटते हुए वह झूठे गिलास को शुद्ध करने के लिए चली गई। मेरे सीने में तेजाबी लहर उठी। दिल पर हाथ रखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। देख लो, लोग बिल्ली जैसे हैं, उन्हें देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद मत करो। अगर यूं ही आंखें मूंद कर बैठा रहा फिर तो जरूर मिल गया रिश्ता। मां की पदचाप सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। साहिल के लिए रिश्ता देखती वह उस जहान में चली गई थी। रात को जिस समय भी आंख लगती, बैठक के बंद दरवाजे से निकलकर वह मेरे सिरहाने आ बैठती। अपनी साहिल के लिए लड़का खोज लिया? नहीं। मेरे द्वारा किए इनकार को सुनकर वह बंद दरवाजे से ही बाहर की ओर चल देती। बात सुनो जरा, कोठे जितनी लड़की घर में बैठी है, तुम्हें नींद कैसे आती है? हैं? मां की लानत सुन मुझे कई रातों तक नींद न आई। मैंने रिश्ता खोजने में दिन रात एक कर दिया। जहां कहीं सूचना मिली मैं वहीं लड़का देखने पहुंच जाता। घर परिवार, जात गोत्र, पढ़ाई लिखाई, कामकाज और लेन देन
सारी बात तय हो जाती। जब लड़का साहिल को देखता वह इनकार कर देता, यदि वह हाँ करता तो साहिल उसे इनकार कर देती। भला लड़की भी कभी इनकार करती है? हाँ ही कर दे कभी। लड़की की कमाई खाने के लिए उसे घर बिठा रखा है। लोगों की बातें मुझे अधमरा कर देती। लगता उस वक्त धरती फट जाए जब कोई कहता लड़की की कमाई खाने वाले को दल्ला कहते हैं। नहीं, यह अनपढ़ों की बातें हैं। असल बात तो यह है कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी है, ऊपर से अभागिन के साथ वो दुर्घटना घट गई। जिस समय कोई सयाना आदमी लड़की के हक में गवाही देता, लोगों की बातें जहर से अमृत में बदलने लगती। मैं एक नई ऊर्जा से भरकर साहिल के लिए एक बार फिर से लड़के की तलाश में जुट जाता। इस तरह रास्ता खत्म नहीं होगा। ये तो एक ही स्थान पर खड़े होकर दौड़ने वाली बात है। मैं कहती हूं, अभी भी मेरी मानो। घर नहीं मानना तो गुरुद्वारे वाली घटना फिर से घट सकती है। पानी वाले हाथ साफ करके आती रवनीत ने कुछ दिन पहले कही बात पर कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें उसकी घटी घटना की ओर इशारा कर रही थीं। उसका इशारा समझकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें मूंद कर कुर्सी की पुश्त से सिर टिका लिया। कुछ देर आराम कर लो, फिर मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना। मेरे माथे पर रवनीत का रेशमी हाथ मुहस्सस कर। मैं बेआराम हो गया। माथे का जख्म टीसने लगा। मैं गुरुद्वारे में घटी घटना के बारे में सोचने लगा। साहिल महाराज की हुजूरी में सहेलियों संग बैठी थी। वहां रवनीत के साथ ताया जी की बहू भी बैठी थी। मैं बाहर खड़ा लड़के वालों के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। लड़के वाले अंदर जाने लगे। लड़का महाराज की हुजूरी की ओर बढ़ा। मेरी सांस रुकने लगी। कान हाँ सुनने के लिए तरसने लगे। जैसे ही लड़का माथा टेक कर पलटा, उसका तेजाब से जला चेहरा देखकर साहिल की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर गुरुद्वारे का जालीदार दरवाजा खुला। रवनीत बाहर आई। उसके साथ ही बाहर आई ताया जी की बहू शिकायत करने लगी। साहिल कहती थी, मैंने भाई पर बात छोड़ दी है। तुमने पहले लड़के को नहीं देखा था। वह कह रही है उसे इस लड़के से शादी नहीं करनी। इसे जवाब दे दो अभी। मैं धर्म संकट में फंस गया। दोनों पक्ष गुरुद्वारे में बैठे थे। देखने दिखाने के बाद शगुन की रस्म करनी थी। एकदम से कैसे जवाब दे देता। मुझे कुछ मिनटों में फैसला करना था। मुझे कुछ न सूझा। तब गुरुद्वारे के भीतर झांका। शगुन का दुपट्टा ओढ़े साहिल अपनी सहेलियों के बीच रो रही थी। उसके आंसू देखकर मुझे कॉलेज में नाटक में किया अपना अभिनय याद आ गया। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। छाती पर हाथ रखकर मैं नीचे गिर गया। गिरते ही मेरा माथा फर्श से टकराया। दिल का दौरा पड़ने का अभिनय मुझे सचमुच बेहोश कर गया। जब होश आया, अब शगुन हो चुका था। लड़के वालों को जवाब मिल गया था। वे जा चुके थे। माथे पर पट्टी बंधी थी। मैं घर में बेड पर पड़ा था। पट्टी से रिश्ते लहू को देखकर साहिल अभी भी रो रही थी। भाई, तुम्हें मालूम है ना, मैं शीशा नहीं देखती। तुमने मुझे शीशा क्यों दिखाया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? चलो, जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। दिल तगड़ा करो, मेरी बात मान लो। रवनीत का माथे पर फिरता हाथ छाती पर महसूस कर मेरे दिल का बोझ बढ़ने लगा। मैंने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। वह मोबाइल की स्क्रीन को शीशा बनाकर अपना चेहरा देख रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखों के सामने साहिल का बदसूरत चेहरा घूमने लगा। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा बाप आग समान भड़कने लगा। अंधा है क्या? तुझे सब दिखाई देता है ना। अपनी साहिल रवनीत से भी ज्यादा सुंदर थी, मगर वो मर गया। साला नामर्द, बदसूरत आदमी। बापू की बातों की तपिश मेरी देह को झुलसने लगी। आत्मा जलने लगी। मैंने कुर्सी की पुश्त से सिर उठाकर चोर निगाह से साहिल की ओर देखा। वह मोबाइल की स्क्रीन पर अंगुलियां घुमा रही थी। शायद वह फिर punjabi-shaadi.com पर रवनीत जैसा लड़का तलाश कर रही थी। देखो, लड़की खुद ही अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तू डूब मर लड़के। कर मैं बाहर होता तो लड़कों की लाइनें लगवा देता। बापू की गोली के समान बात मेरे सीने में आ लगी। जेल की बैरक में बंद वो छाती पर हाथ मार मार कर कह रहा था,
आदमी में गैरत होनी चाहिए। तूने देखा ना, उसने जिस जगह पर साहिल पर तेजाब डाला था, मैंने उसी जगह पर खड़ा करके उसे गोली मारी थी। बापू की दहाड़ सुनकर मैं डर गया। वह तो अपनी जिम्मेवारी निभाकर जेल चला गया। मां अपनी जिम्मेवारी मुझ पर डालकर उस जहान में चली गई थी जहां उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जिस वक्त अकेला महसूस करता, मैं उस टिकी रात में मां बापू को पुकारने लगता, मां, बापू, मैं अकेला रह गया हूं। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं आपके साथ हूं, आपकी हमसफर, आपका दायां बायां हाथ। अगर मेरी मानो तो तुरंत इस जिम्मेवारी से मुक्त हो सकते हो। रवनीत ने अपना चेहरा देखना छोड़कर जहरीली मुस्कान से मेरी ओर देखा। उससे नजरें चुराकर मैं सोचने लगा, वह फिर ऐसी सलाह क्यों दे रही है? उसकी सलाह मानकर ही मैंने जो लड़का तलाश किया था, उस कारण, घटी घटना के कारण ही मैं साहिल का अपराधी बन गया। यदि वह उस दिन खुदकुशी कर लेती, माथे पर कभी ना मिटने वाला दाग लग जाता। जिस दिन उसने कहा था, छोड़ भाई, मैं ही मर जाती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर बैठी मां हंसती थी। बापू खून के आंसू रोया था। पीएचडी तक की पढ़ाई करने के बाद भी साहिल के अंदर खुदकुशी करने का ख्याल क्यों घूम रहा था? जिस वक्त मैं इस रहस्य की परतें खोल रहा था, मुझे एक ज्योतिषी की बात याद आ गई। जब साहिल कॉलेज में पढ़ती थी, एक दिन गली में हाथ देखता एक ज्योतिषी बिना पच्छे ही हमारे घर आ घुसा। ज्योतिष विद्या को ठग विद्या कहने वाली साहिल उसके माथे की लकीरें पड़ने लगी। वह उसका हाथ देखने लगा। यह लड़की पढ़ेगी तो बहुत, मगर यह एक दिन खुदकुशी करेगी। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। ज्योतिष को ठोकर मारने वाली साहिल का रिश्ता न होते देख लोग मुझे नई सलाह देते। लड़की मंगलीक लगती है, किसी पंडित से टेवा बनवा कर देख लो। लोगों की समझदारी सुन मैं कई बार अस्थिर हो जाता, परंतु साहिल अस्थिर न होती। नहीं होता तो न सही, लेकिन लड़का मैं अपनी पसंद का ही चुनूंगी। एक चुना तो था, अभी और कसर बाकी है। उसकी मर्जी का फैसला करने के बारे में सुनकर रवनीत मुझसे मजाक करने लगती। उसका चेहरा बदलने लगता, बात करने का सलीका बदलने लगता। वह हरमीत की तरह काम करने लगती। मैं उसका चेहरा देखने लगता। मेरे चेहरे की ओर देखकर वह बहुत ठंडी आवाज में कहती, लड़कियों को अधिक सिर पर नहीं चढ़ाते, ये सिर में गलियां कर देती हैं। हाँ, गलियां। यहां मेरे माथे को छूकर वह हरमीत समान कदम उठाती साहिल के पास जा बैठी। वह चेहरा मोहरा ढंक कर बैठी थी। पहले तो स्कूटर चलाते समय ही चेहरा ढंकती थी, मगर तेजाबी घटना के बाद हर समय ही ऐसे रहने लगी। पहले सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहती, मगर चेहरा खराब होने के बाद वह शीशा देखने से डरने लगी थी। यदि गलती से शीशा देख लेती, उसी समय चीखने लगती। जिस तरह की चीखें उसने तेजाबी पलों में मारी थीं। लोगों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवा घर में सूचना दी थी। मैं ड्यूटी पर था। रवनीत ने मुझे फोन कर घटी घटना की सूचना दी थी। मैं बाद में अस्पताल पहुंचा। मुझसे पहले ही बापू राइफल उठाकर घर से बाहर निकल गया। लोगों से घिरी रवनीत रो रही थी। साहिल जख्मों से लड़ रही थी। डॉक्टर नर्सें अपना काम कर रहे थे। मैं उसकी जान बचाने के लिए मिन्नत कर रहा था। हाथ में राइफल उठाए बापू उस लड़के को खोज रहा था जिसके घर पर साहिल की डोली उतरनी थी। चल, नीचे उतर। जिस वक्त बापू ने उसे देखा, वो सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर बैठा किसी लड़की को फोन कर रहा था। बापू ने राइफल की नोक पर उसे आगे लिया। आगे पीछे चलते हुए वे उसी स्थान पर आ गए जहां उसने साहिल के चेहरे पर तेजाब फेंका था। यही है ना वो जगह? अच्छे से देख ले। लोगों की भीड़ की ओर देख बाप ने तेजाब की बोतल खोलकर लड़के के चेहरे पर उड़ेल दी। वह साहिल की तरह चीखने लगा। चीखते हुए जैसे ही भागने लगा, हवा में ही बाप की ललकार गंजी, साले, नामर्द, बदसूरत आदमी, ससुर से शगुन तो लेता जा, ये ले 2100, 3100। निशाना बांधकर छाती में गोली मारने के कारण बापू को उम्र कैद की सजा हो गई। उसके जेल जाने के बाद अस्पताल से घर लौटी साहिल शिल पत्थर बन गई थी। वह एक तक शून्य में देखती रहती। जब कोई बुलाता
तब एक ही बात कहती, मैं गलत नहीं, मेरा चुनाव गलत था। रिश्ते का सही चुनाव माँ बाप ही करते हैं साहिल, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छे खानदान और आसमान से लिखे संयोग की बात पर यकीन रखने वाले माँ बाप को हमने मुश्किल से ही मनाया था। साहिल ने लड़के को बहुत समझाया, परंतु वह लड़का माना नहीं। उसके दिल में मोहब्बत नहीं, शक का कीड़ा था। खुद को मोहब्बत करने वाली साहिल को तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था। वह हर रोज मोबाइल की डीपी पर अपनी तस्वीर बदलती। उसकी इस अदा के कारण ही उसका प्रेमी बना लड़का बाद में उसके खिलाफ हो गया। कहने लगा, यह जो तुम रोज नए नए पोज बनाकर लोगों को दिखाती हो ना, बंद करो यह सब, नहीं तो मैं। अधूरी बात को पूरा करने के लिए उसने साहिल को कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। यह दुनिया न दिल देखती है, न दिमाग, न रूह देखती है, यह सिर्फ चेहरा देखती है। साहिल की रवनीत से कही बात मेरे कानों के आर पार हो गई। मैं कानों को हाथ लगाने लगा। कितना बड़ा पाप हो जाता। जो लड़का अपनी प्रेमिका की लंबी फोन कॉल नहीं सुन पाया, उसे बेवफा कहकर लड़की ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। गुरुद्वारे में उसका चेहरा देख साहिल ने अपना चेहरा देख लिया था। उससे माफी मांगकर मैं फिर से रिश्ता खोजने में जुट गया। कभी अखबार में विज्ञापन देता, कभी विज्ञापन देखकर लोगों को फोन करता, कभी मैरिज ब्यूरो जाता, कभी किसी पेशेवर मध्यस्थ की शरण में जाता। मैं 45 जगह से साफ इनकार सुन चुका था। 10 जगह साहिल की ओर से इनकार सुना चुका था। मुझे केवल एक हाँ का इंतजार था। आपको एक वर की तलाश है, ठीक है ना? साहिल के पास से आई रवनीत उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस कुर्सी पर उस दिन मुझे देखने आया उसका भाई हरमीत बैठा था। उसने मुझे बहुत आसानी से खोज लिया था। जिस दिन वह मुझे देखने आया, मैं अभी कॉलेज से लौटा था। वह मध्यस्थ सत्ती के साथ माँ बापू के पास बैठा था। सत्ती से हाथ मिलाकर मैंने उससे भी हाथ मिलाया। वह मुझसे गले मिला। मैंने मन ही मन कहा, भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह मेरे पांवों की ओर देखते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मैंने चोर निगाह से देखा। वह नजरें झुकाए बैठा था। जब मैंने निगाह नीचे की, वह मुझे देखने लगा, संकोच से, चुपचाप। वह मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहा था। लड़का कैसे देखा जाता है, न उसे मालूम था और न ही मुझे। क्यों भाई, फिर देख लिया लड़का? मुझे सीधा कहने वाली मां की बात सुनकर एक बार तो मना करने का ख्याल आया। मुझे अभी पढ़ना था, नौकरी पर लगना था। अभी तो हंसने खेलने के दिन थे। मैं उसे बताना चाहता था, मगर मैं कह नहीं पाया। जाते समय उस दिन मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, मैंने सब देख लिया, कोई बात नहीं, अभी हम केवल रोका कर लेंगे, विवाह जब मर्जी आए तब कर लेना। मेरे दिल की बात कहने वाला वह उस दिन मुझे अपने जैसा ही लगा। रवनीत के साथ मेरा विवाह 4 साल बाद हुआ। काफी लंबे समय तक हमारी सगाई रही। इस दौरान कभी कोई गलती या गलतफहमी हमारे बीच नहीं हुई। अपनी बातों, मुलाकातों और मोहब्बती स्वभाव के कारण वह मेरी रूह में बस गया। जिस दिन उसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई, मेरी रूह से कुछ उड़ गया। पक्षी उड़ गए, रह गई चोक खिलारी। हरमीत की मनपसंद पंक्ति गुनगुनाते हुए रवनीत कुर्सी को हाथ लगाते हुए बोली, यह कुर्सी नहीं, जजमेंट सीट है, उठो जनाब, इस पर बैठो। इस कुर्सी पर बैठकर रिश्ते पक्के किए जाते हैं। जज की तरह फैसला सुनाकर वह बहुत ही दिल फरेब अदा से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई जादू था। मैं उठकर उस कुर्सी पर बैठ गया। वह मेरी कुर्सी पर बैठ गई। मैं अभी कुर्सियों की अदला बदली के बारे में ही सोच रहा था कि वह धीरे से उठी। हवा में पैर रखते हुए रसोई में गई। पानी का गिलास ला, मुझे थमाया, फिर कुर्सी पर बैठ गई। मैं पानी में तैरते रहस्य को टटोलने लगा। वह भेद भरी बात बताने की तरह धीरे धीरे बोलने लगी, आपके हाथ में पानी है, आप रिश्ता खोजने वाली कुर्सी पर बैठे हैं। मैं कहती, जैसा भी लड़का मिले आप रिश्ता पक्का कर, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दो। नहीं नहीं, साहिल पढ़ी लिखी है, उसकी भी कोई पसंद नापसंद है, हमें उसकी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
मुझे रवनीत की पहली सलाह मानने का अपराध बोध घेरने लगा। मेरी घेराबंदी तोड़ते हुए वह साहिल के कमरे की ओर इशारा कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, लड़कियों की पसंद नापसंद पर इतना महत्व नहीं देते, आप अपना काम निपटाओ बस। नहीं, मैं लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। दो टूक बात कह मैंने अपने सूखते होठों पर जीभ फिराई। अपने गुलाबी होठों पर जीभ फिराते हुए रवनीत ने मेरी आंखों में देखा। क्यों ज्यादती नहीं कर सकते? हरमीत ने भी तो मेरे साथ ज्यादती की थी। ज्यादती की थी? वो कैसे? पलक झपकते ही पानी का गिलास हिलते ही मेरी जुबान भी लड़खड़ा गई, मगर रवनीत नहीं लड़खड़ाई। मेरा हाथ पकड़कर हंसते हुए बोली, आप मुझे कहाँ पसंद थे? उसकी तेजाबी हंसी सुनकर मेरी आंखों के सामने हरमीत की जलती चिता दिखाई दी। चिता में तिनका फेंकना बहुत मुश्किल होता है। मेरा हाथ छोड़ वह नीचे गिरा तिनका मुझे देने लगी। मैंने वो तिनका तोड़ मुंह में डाल पानी पी लिया। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।